हम यहाँ पर थे कि षड्ज ग्राम की पहली मूर्छना जो है वो उत्तर मंत्रा है और यह शुद्ध ठाठ बिलावल है। तो इतना डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। अब सा को रे मान लेने से अर्थात षड्ज को ऋषभ मान लेने से मतलब नी को सा मान लेने से जो मूर्छना बनेगी वो इस प्रकार होगी। नी सा रे गामा, सॉरी ये आ गया यहाँ पे, नी सा रे गामा पधा और धा पा मगा रे सा नी, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वादी, संवादी और विवादी स्वर, ये बहुत ही इजी टॉपिक है, वादी, संवादी और विवादी। वादी क्या है? जो सबसे अधिक लगने वाला स्वर है, जिस स्वर पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है उसे राग का वादी स्वर कहते हैं। ठीक है, और इसका प्रयोग सर्वाधिक होता है, इसका प्रयोग सर्वाधिक होता है। संवादी स्वर, राग में वादी स्वर का सहायक स्वर, मतलब अगर ये राजा है तो ये इसका मंत्री है। ठीक है भाई, ये राजा है तो ये इसका मंत्री है, ये ज़्यादा लगेगा और ये कम लगेगा। तो और इसमें एक रूल है, देखिए राग में सबसे ज़्यादा लगने वाला जो स्वर है वो वादी है, उसे राग का वादी स्वर कहते हैं। इसका प्रयोग सर्वाधिक होता है, बिल्कुल ज़्यादा लगता है। तो संवादी, राग में वादी स्वर का जो सहायक स्वर है संवादी रहता है, यह वादी स्वर से कम और अन्य स्वरों से अधिक प्रयोग में होता है, मतलब नंबर 2 पे इसका स्थान है। वादी से चौथा या पांचवें नंबर पर संवादी स्वर होता है, मतलब आपको किसी राग का वादी स्वर पता है तो उससे चौथा या पांचवा नोट जो है वो संवादी होता है। अगर आप गाते हैं तो आपको ये बहुत इजीली आप फाइंड आउट कर लोगे कि इसका संवादी स्वर कौन सा होगा। विवादी स्वर, विवादी मतलब जो विवाद करा दे, भाई जो विवाद करा दे, मतलब कि वो नहीं लगना चाहिए, विवाद नहीं होना चाहिए। ये अपवाद स्वरूप लगने वाला स्वर है। अपवाद स्वरूप मतलब एक्सेप्शनल है, ये नहीं लगना चाहिए, लेकिन कभी कभी इसको लगाने से खूबसूरती होती है राग में, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कुछ राग अपवाद स्वरूप हैं। इसे वर्जित स्वर भी कहते हैं, किंतु कुशल गायक इस स्वर का प्रयोग सुंदरता से पैदा करने के लिए राग में करते हैं, जैसे दोनों मध्यम का प्रयोग एक साथ। यमन राग में 2 गंधारों के बीच शुद्ध मध्यम का प्रयोग किया जाता है, इस तरह से। ठीक है, चलिए पूर्वांगवादी राग। अभी पूर्वांगवादी क्या है, जिसको हमने कल डिस्कस किया था, जिन रागों का वादी स्वर सप्तक के पूर्वांग में होता है, यानी सारे गामा में से होता है वादी स्वर, उसको पूर्वांगवादी कहते हैं। और पाधानीसा अगर ऊपर के नोट्स में से है तो इनको उत्तरांगवादी राग कहते हैं। बहुत ईजी है ये तो। अर्धवदर्शक स्वर मतलब कि उसको मध्यम कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि मध्यम को और क्या कहते हैं? मध्यम को और अर्धवदर्शक स्वर भी कहते हैं। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में रागों को गाने को समय की दृष्टि से मध्यम स्वर विशेष महत्वपूर्ण है। यह स्वर रागों के समय विभाजन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पथ प्रदर्शक का काम करता है, इसलिए मध्यम को अर्धदर्शक स्वर भी कहा जाता है। मध्यम को याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आप रागों का समय सिद्धांत करेंगे ना तो उसमें भी आपका इस्तेमाल होने वाला है। चलिए आगे चलते हैं। मींड, मींड का अर्थ होता है घर्षण या घसीट। किसी भी स्वर को दूसरे स्वर तक बिना तोड़े घसीटते हुए ले जाने की क्रिया को मींड लेना कहा जाता है। जैसे सा पा सा, ये जो मैंने किया अभी घसीट कर लेके आई मैं नोट को, ये कहा जाता है मींड। ठीक है, प से ग तक की मींड कुछ रागों में लगता है, जैसे पा गा, इस तरह से बोलना, इसको गाना। ठीक है, तो आवाज़ को घसीटते हुए पा से गा तक आना, मध्यम को भी लगाते हुए, मतलब मध्यम को टच भी कर दिया और बोला नहीं लेकिन उसको छूकर आ गए। इसका चिन्ह होता है ये आपको ध्यान रखना। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि मींड का चिन्ह कौन सा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आता है गमक। मींड के स्वरों के साथ आवश्यक स्वर को उसके पिछले स्वर से धक्का देना पड़ता है, ऐसी क्रिया गमक कहलाती है। मींड के स्वरों के साथ मतलब आप टच तो कर रहे हैं, स्वरों को बोल नहीं रहे हैं, आवश्यक स्वर को उसके पिछले स्वर से धक्का देना पड़ता है, ये क्रिया गमक कहलाती है। इसे गाते टाइम में करते हैं हम। सा नी सा, इस तरह से जो हम गाते हैं इसको गमक कहते हैं। पिछले आगे स्वरों को टच करके धक्का देके और उसे गाया जाता है। इसके साथ ये एस जो साइन लगाए ये जरूरी है लगाना, इससे पता लगता है कि स्वरों को आप धक्का देकर गा रहे हैं। अगला आता है कर्ण।
किसी भी स्वर का उच्चारण करते समय जब हम उसे अन्य किसी स्वर के साथ स्पर्श करके गाते हैं तो वो उसका कर्ण स्वर कहलाता है। जैसे कि रे के साथ म को, अब मैंने गाना है सा रे गा, अब मैंने ग बोलना नहीं है, सा रे करना है, लेकिन ग को टच करके लाना है, सा गा, ठीक है। इस तरह से गाना, वो कहलाता है कर्ण। यहाँ म कर्ण स्वर है रे का, म क्या है, ये कर्ण स्वर है रे का, मतलब रे को कहते समय पहले मध्यम को स्पर्श करके आना है, रे को कहते हुए मध्यम को स्पर्श करके आना है, इसका ये मतलब है। चलिए नेक्स्ट आलाप आपको पता ही है, रागों में विलंबित स्वर में लय स्वर को फैलाकर जब गायन किया जाता है इसे राग का संपूर्ण परिचय होता है। आलाप कहलाता है। आलाप दो प्रकार के होते हैं, स्वरालाप और बोलालाप। जैसे स्वरों के साथ गा के करना, गा मा रे सा, इस तरह से स्वरालाप करना। बोलालाप जैसे हम किसी गीत के जो बोल होते हैं, जो बंदिश राग में हम गाते हैं, उसको कहते हैं, उसको बोलकर स्वरों में गाते हैं, बोलन लागी, इस तरह से। तो बोलन लागी बंदिश का शब्द है, मैंने इसको इसी तरह से स्वरों में गाया, लेकिन उसकी जगह अपने बोल फिट कर दिए, इसे बोलालाप कहते हैं। ये राग में इस्तेमाल होता है और ये बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत ही खूबसूरत। इसके बाद आती है पकड़। स्वरों को एक ऐसा समूह जिससे राग का स्वरूप व्यक्त होता है, अर्थात जिन स्वरों से राग पहचाना जाए उसे पकड़ कहलाता है। उदाहरण के लिए यमन की पकड़ ये है, जैसे भैरव की पकड़ हमने बताई थी कल, वही है। बहुत ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगी बेटा, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, आप लोग भी नहीं देख पाओगे। तो क्योंकि लिखा है, मैंने जो लिखा है बहुत ईजी करके इसको लिखा है, ऐसा आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगा। मुर्की, मुर्की एक प्रकार की छोटी सी तान का स्वरूप है, इसमें कुछ स्वरों को एक साथ बोला जाता है। मुर्की में द्रुत गति में 3 स्वरों का एक अर्धवृत्त बनाते हैं, जैसे रे नि सा धमप्पा, इस तरह से एक ये साइन लगाया जाता है और इन शब्दों को जल्दी से बोला जाता है। तान के स्टाइल में इनको बोला जाता है, सारेगा मारे सा सारेगा, इस तरह से जो गाया जाता है ना। कुछ स्वरों को जल्दी जल्दी गा लिया, बाकी वो तान नहीं चल रही है, लेकिन कुछ स्वरों को तान के स्वरूप में गा के फिर आगे राग चलता रहता है। दादरा ये आपके सिलेबस में नहीं है, सादरा भी आपके सिलेबस में नहीं है। तो आगे बात आती है तालों की। ताल आप देख लीजिए, ताल को मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं, बाकी ताले आप खुद कर लेंगे। जब ताल हमारे सिलेबस में है, ये जो निशान होता है ये सम का होता है, सम यानी सबसे पहली मात्रा। जीरो को खाली बोलते हैं, ये देखने के लिए लग रहा है। बाकी सब जितने भी अक्षर आएंगे उन पर सबको ताली बोलेंगे, ये इनके चिन्ह हैं, ठीक है। झप ताल में 10 मात्रा हैं, 10 मात्रा हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मात्राएं हो गई। और साथ ही 4 विभाग हैं, 1 विभाग, 2 विभाग, 3 विभाग और 4 विभाग, ठीक है बेटा। ये इस तरह से आपको करना है। थोड़ा ब्लर हो रहा है, इसमें कुछ इशू हो रहा है टैब में। चलिए पहली मात्रा पर इसका सम आता है, ठीक है। पहली मात्रा पर क्या आता है, सम, ये जो है ये सम है। छठी मात्रा पर खाली, देखिए ये छठी मात्रा है, यहाँ पर खाली आ रही है। पहले हम जैसे ताल को लिख देंगे यहाँ पे, फिर X203 ये बना देंगे, ठीक है, तीनों चीज़ें। उसके बाद हम वो लिख देंगे धीना धी धीना तीना धी धीना, इस तरह लिख देंगे। फिर उसके बाद ये पूछेंगे आपसे कि किस किस मात्रा पर खाली है, किस मात्रा पर ताली है, तो सीधा सीधा हम कैसे बताएंगे भाई, छठी मात्रा जो है वो खाली है, देखिए यहाँ पर ये खाली है क्योंकि 0 आ गई है। बाकी 8वीं पर ताली है, तीसरी पर ताली है, ठीक है। और दूसरी पर हाँ दूसरी पर लिख दें, यहाँ ये गलत लिखा हुआ बेटा, ताली आती है तीसरी पर और 8वीं पर, तीसरी और 8वीं पर ताली है, तीसरी और 8वीं पर ताली है, पहली पर सम है और छठी मात्रा खाली है। ये आप खुद से देख के करना बेटा, ये आपको बहुत इजी लगेगा, बस समझ आ जाएगा। ये देखो यहाँ पर ठीक लिखा हुआ, तीसरी और 8वीं मात्रा पर ताली है। ऐसे ही आपके सिलेबस में रूपक ताल भी है, झप ताल, रूपक और धमार 3 है, ठीक है। इसकी भी है, इसमें 7 मात्राएं होती हैं, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, और इसके बोल हैं ती तीना धीना धीना और X2 3, मतलब चौथी और छठी मात्रा पर ताली है और पहली मात्रा पर सम है,
ताल 7 मात्रा की है, सम पहली मात्रा पर है, चौथी व छठी मात्रा पर ताली है। ठीक है बेटा। तिलवाड़ा आपके सिलेबस में नहीं है, पहले थी इसलिए मैंने इस पर 12th लिखा हुआ है, ये पहले आती थी। धमार ताल आपके में है, इसमें है क धीट धीट धा आ, क धीट धीट धा आ, ग तीट तीट ता आ, यहाँ पर ग है। ठीक है, तो पहली मात्रा पर सम आ गया, छठी मात्रा पर ताली। ये X203 का ताली से मतलब नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ ताली और खाली ढूंढने के लिए हमारे काम किया, भाई 0 पे जैसे है खाली है, ये खाली है बस। तो लेकिन हमें जो ताली की संख्या लिखनी है वो यहाँ से देख के लिखनी है, इस पे से 11वीं पर ताली है, 8वीं पर ताली है, 11वीं पर ताली है, छठी पर ताली है। ठीक है, इस तरह से हमको बताना है, ये ताली छठी और 11वीं मात्रा पर, खाली 8वीं मात्रा पर, ये 8वीं मात्रा पर खाली है। ठीक है बेटा। चलिए आगे चलते हैं। दादरा अब आपके सिलेबस में नहीं है, कहरवा भी आपके सिलेबस में नहीं है। 3 ताल लेकिन आपको पता होनी चाहिए, धा दिन दिंदा, धा दिन दिंदा, धा तिन तिनता, ता दिन दिंदा। ये बहुत इजी है, इसको याद जरूर कर लेना, क्योंकि इस ख्याल गायन में जो राग में संगीत में गाते हैं, सबसे पहले जब आप 11th में म्यूजिक लेते हैं सबसे साथ 3 ताल सिखाई जाती है, तो उन्हें ये होता है कि आपको 3 ताल तो आती ही होगी। ये ताल 16 मात्रा की है और इसमें X203 ये नंबर आप याद कर लीजिएगा। X203 ये ज़्यादातर सभी में यही यूज़ होता है। ठीक है, 16 मात्रा की 4 विभाग है, 1 2 3 4, 4 इसमें विभाग हैं। सूल ताल आपके में नहीं है। एक ताल 12 मात्रा की होती है, बस इतना याद कर लेना कि एक ताल 12 मात्रा की होती है, इसको इतना याद कर लेना बस। ये आपके आ रखा है क्वेश्चन में। चौताल है, वो भी 12 मात्रा की होती है। कैसा क्वेश्चन आया था कि एक ताल और चौताल दोनों कितनी कितनी मात्राओं की होती है, और ऑप्शन में एक एक नंबर ही दे रखे, जैसे 12 मात्रा 16 मात्रा। तो बच्चा ये सोचेगा कि मैं 12 ताल तो 2 हैं, तो मुझे 2 ऑप्शन क्लिक करने होंगे, लेकिन एक्चुअली दोनों ही तालें 12-12 मात्रा की हैं, तो आपको ये भी लिखना होगा। ठीक है बेटा। अब आपके सिलेबस में ये आता है लय का। लय का तो बहुत इजी सा है, समय के किसी हिस्से या चाल को लय कहते हैं, ये आप देख लीजिएगा, देख के आपको समझ में आ जाएगा। एक होती है मध्य लय, एक होती है विलंबित लय और एक है द्रुत लय। मध्य लय बिल्कुल साधारण लय होती है, विलंबित लय साधारण से कम मतलब बहुत धीरे में, और द्रुत साधारण से अधिक मतलब तीव्र तेज फटाफट चलना जिसको कहते हैं, द्रुत लय जल्दी जल्दी चलती है। ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा। तानपुरा हमने आपको बता दिया, तानपुरा गायकी में एक महत्वपूर्ण भाग है। यह एक तार वाद्य है, इसमें 4 तार होते हैं, जिनमें से पहला तार मध्य के पहला तार मंद्र सप्तक के पंचम में मिलाया जाता है। मंद्र सप्तक का पंचम मतलब कि सिंपल पा, बीच के दोनों तार जोड़ी के तार कहलाते हैं। ये मध्य षडज सा, और बीच के दोनों 3 हो गए तार, अब और टोटल 4 तार हैं। चौथा तार मंद्र सप्तक के षडज मतलब कि ये मंद्र सप्तक के सा पे मिलाया जाता है। ठीक है, जिन रागों में पंचम वर्जित होता है जैसे कि ललित, उसमें पंचम वाला तार मध्यम पर मिलाया जाता है, मतलब जो तार पंचम पे मिला रखा था हमने पहले ये वाला, उसको हम अब मध्यम पे मिला लेते हैं। तानपुरे के पास सा सा, ये 3 तार पक्के लोहे के होते हैं। पहले तार एक जो पंचम वाला है, बीच जोड़ी के तार हैं जो, ये दोनों तार प सा सा पक्के लोहे के बने होते हैं, लोहे या स्टील के बने होते हैं, और चौथा तार पीतल का होता है। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है, इसमें ज़्यादा कुछ बोलने का है नहीं, आप इसको देख के समझ जाएंगे। तानपुरे का आपको चित्र बनाना है, चित्र बना के ये जो आपने लेबलिंग करनी है यहाँ पे सारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लेबलिंग के ही सारे नंबर मिलते हैं। इससे पता लग जाता है कि आपको तानपुरे के बारे में पता है। रागों का परिचय की बात करें तो हम आपके 12th के राग पे आते हैं, ये 11th के हैं। भैरव राग आता है आपका, राग भैरव, इसका थाट है भैरव, जाति इसकी संपूर्ण है, मतलब सारे नोट्स लगते हैं इसमें, पूरे 7 जाते हुए 7 आते हुए, कोई स्वर इसमें वर्जित नहीं है। इसके वादी संवादी हैं ध और रे, स्वर इसमें रे और ध कोमल लगते हैं, अन्य स्वर शुद्ध लगते हैं। वर्जित स्वर कोई भी नहीं, जैसा भी बताया था। आरोह इसका सारेगामा पाधानीसा, अवरोह सानी धा पा मागरेसा, सबसे आसान राग यही है लिखने में। पकड़ है इसकी सा गामा पाधा पा, सिंपल इसको याद कर लेंगे। समय इसका प्रातःकाल का मतलब 4 से 7 का जो था संधि प्रकाश वाला काल। ठीक है, ये इसका गायन का समय है। संप्रकृतिक राग इसके कौन से हैं? कलिंगड़ा और रामकली, एक भी लिख देंगे तो भी चलेगा।
ठीक है। थोड़ी देर में इसको YouTube पे अपलोड कर देंगे बेटा, ताकि आप बार बार सुन के इसको समझ सकें। शुद्ध सारंग आपका एक्सक्लूड कर दिया है। 1 नंबर वाले में भले ही आ जाए, लेकिन 3 या 4 या 6 नंबर वाले में नहीं आएगा। शुद्ध सारंग राग को सिंपल सा देख लेंगे, काफ़ी थाट से है ये। जाति इसकी शाडव है, वाद्य समाधि रेपा है, छोटे छोटे इसको कर लेंगे, ठीक है। बागेश्वरी आपके सिलेबस में है बिल्कुल, और ये आता भी है। बागेश्वरी का पूर्ण परिचय लिखना आता है, बागेश्वरी और मालकोस का पूरा पूरा परिचय आपको लिखने के लिए आता है, तो इसमें आप ये सारा लिख देंगे। जब आपको स्वरों के बारे में, जाति के बारे में, थाट के बारे में, वाद्य संवादी क्या होता है, वर्जित स्वर किसे कहते हैं, पकड़ क्या होती है, स्वर क्या है, ये सब आपको जो पता लग ही गया तो नथिंग इज डिफिकल्ट फॉर यू। आपको समझ में आ जाएगा कि क्या बात हो रही है। ये मालकों से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट राग है बेटा, ये आता ही आता है। इसकी नोटेशन ये क्योंकि ये बहुत परफॉर्मिंग फ्रेंडली मतलब है एक तरह का राग, जिसको ज़्यादा ज़्यादा परफॉर्म करते हैं बच्चे, तो ये आता ही आता है, ठीक है। ये आपको तैयार कर लेना है। ध्रुपद ये आपके में नहीं आता है। ख्याल आपके में नहीं आता है। तराना भी आपका नहीं आता है। इसके बाद घराने के बारे में थोड़ा थोड़ा बहुत कुछ पता होना चाहिए, हल्का फुल्का सा, कि भी संगीत शिक्षा जो दी जाती है वो एक कंठ से दूसरे कंठ में दी जाती है, जो कि तो उतारी जाती है। मतलब जैसा मैं गा रही हूँ बिल्कुल वैसा ही मेरा शिष्य गाए, इस तरह की शिक्षा को घरानेदार गायकी कहते हैं। ये आपने सुना होगा पहले ये वर्ड्स। और एक ही गुरु के अनेक शिष्य हो जाते हैं तो उन्हें घराना या परंपरा कहा जाता है। तो घराने के एक रूल होता है कि उसमें 3 पीढ़ी होनी चाहिए तभी वो घराना। ऐसा नहीं कि हम बैठ के अपना ये घराना क्रिएट कर लें, तो ऐसा नहीं हो सकता। जैसा कि मैंने बताया, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत बहुत नियमों में बंधा हुआ है, तो 3 पीढ़ी का घराना ही घराना माना जाता है। तो जो सुप्रसिद्ध घराने हैं वो है किराना घराना, आगरा घराना, ग्वालियर घराना और जयपुर घराना, ठीक है बेटा। अब ये सब लिखा है, आप आराम से कर लोगे। ये 11th का है, ये आपके में नहीं आएगा। निबद्ध और अनिबद्ध, ये भी आपका नहीं आएगा। निबद्ध और अनिबद्ध में क्या 12th लिखा हुआ बेटा? मैंने देखा नहीं, ये आपके में नहीं आएगा। स्वर मालिका ये भी आपकी नहीं आती है। लक्षण गीत भी आपके नहीं आते हैं। नाट्य शास्त्र ग्रंथ नहीं आता, लेकिन नाट्य शास्त्र ग्रंथ के बारे में एक बात पता होनी चाहिए आपको। नाट्य शास्त्र भरत मुनि ने लिखा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और नाट्य शास्त्र का संगीत का आधार ग्रंथ माना जाता है, इसलिए इसका पता होना ज़रूरी है आपको, ठीक है। बस इतना ही, आपको ज़्यादा इसके बारे में कुछ पता नहीं करना है। देखिए यहीं पर मूर्छनाओं की बात हो रही है, मूर्छनाएं यहीं बनी है। 7 स्वरों की यह बात हो रही है। 22 श्रुतियों की प्रणाली का वर्णन संगीत ग्रंथों में किया गया। अतः इस काल का संगीत जगत में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि नाट्य शास्त्र से ही सब कुछ है, मतलब एक तरह से देखा जाए तो। इसके अलावा संगीत जगत में इसके बाद ही सब कुछ हुआ, इससे पहले कुछ भी नहीं था। आगे चलते हैं। ये आपको नहीं करना है। ठीक है, इसका ये अध्याय है, ये भी आपको नहीं करना है। काफ़ी बड़ा है ये, बृहदेशी ग्रंथ है, ये भी आपको नहीं करना है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। लेकिन ये उनके लिए इम्पोर्टेंट है जो अभी 11th करेंगे। ये 12th भारत का संगीत रत्नाकर ग्रंथ, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। संगीत रत्नाकर ग्रंथ ये आप पढ़ लोगे। 13वीं सदी में पंडित शारंग देव द्वारा रचित है। शारंग देव जी का नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण संगीत ग्रंथों में इसका नाम आता है। इसे सप्ताध्यायी ग्रंथ कहते हैं। ये क्वेश्चन जरूर आता है कि सप्ताध्याय मतलब 7 अध्याय जिसमें है, वो वाला ग्रंथ है ये एक। ठीक है, 7 अध्यायों के फिर नाम बताए जाएंगे इसमें। ठीक है बेटा, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के बाद संगीत रत्नाकर ग्रंथ ऐतिहासिक सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के बाद यही ग्रंथ है जो सबसे इंपॉर्टेंट माना गया है। 7 अध्यायों वाला ये ग्रंथ है। ठीक है, शारंगदेव यादव राजा सिंहण के राजदरबार, ये सब आप याद कर लोगे। ठीक है, इसके 7 अध्याय हैं। स्वरगताध्याय, राग विवेकाध्याय, प्रकीर्णकाध्याय, प्रबंधाध्याय, तालाध्याय, वाद्याध्याय, नर्तनाध्याय।
ठीक है, नृत्य के बारे में है। संगीत और वाद्य यंत्र विवेचन प्रकीर्ण का अध्याय में आता है। राग वे अध्याय में रागों के बारे में है, यहाँ स्वरों के बारे में है। प्रबंध एक पुरानी गायन शैली थी, उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे। और तालाध्याय में ताल के बारे में, वाद्यों के बारे में वाद्यों के बारे में है। ये सारा डिटेल में अंदर दे रखा है बेटा। ये आपको ये सारा लिख दोगे, ये बहुत इजी भी है याद करना इसको ना, ये क्वेश्चन आता ही आता है। अब आता है पंडित अहोबल का ग्रंथ संगीत पारिजात। इसके बाद ये दो ही ग्रंथ आपके बहुत इंपॉर्टेंट है जो आते हैं। संगीत पारिजात ग्रंथ, इसमें पंडित अहोबल द्वारा रचित है। ये इनके पिता श्री कृष्ण संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। संगीत कला में निपुणता प्राप्त कर पंडित अहोबल उत्तर की ओर आ गए और उत्तरी संगीत का अध्ययन किया। यह एक लोकप्रिय प्रसिद्ध ग्रंथ है। देखिए कुछ ना कुछ बहुत खास होता है तभी उसको दिया जाता है कि बच्चों को इसके बारे में पता चले। इन्होंने कहा है हृदय में स्थित 22 नाड़ियों से नाद की उत्पत्ति हुई है, इसका इंपॉर्टेंट है। इन्होंने श्रुतियों की व्याख्या की, श्रुतियों को ज़्यादा टच नहीं किया किसी ने, लेकिन जो उसका वर्णन कर रहे हैं तो ये बहुत मायने रखता है। ठीक है, ये सारा लिख देना। वाद्य संवादी वाद्य स्वर की व्याख्या की है, स्वरों की जाति, 7 रागों के रंग बताए हैं। ठीक है, इस तरह का। अहोबल ने कई प्रकार के अलंकारों की भी बताई है। स्थायी वर्ण के 7 अलंकार, अवरोही वर्ण के 12 अलंकार, संचारी वर्ण के 25 अलंकार, इस तरह के 69 अलंकारों का उन्होंने वर्णन किया है। 69 अलंकारों का उन्होंने वर्णन किया है। इसमें कुल 5 अध्याय हैं और श्लोकों की संख्या 500 है। ये मोटी मोटी बातें आप याद कर लोगे ना, पॉइंट्स कॉपी में लिख के, तो आप कर पाओगे इसको। उत्तर भारतीय संगीत को संगीत पारिजात ग्रंथ की देन अविश्वसनीय है। ठीक है, समझ रहे हैं आप फिर इसकी वैल्यू। विष्णु नारायण भातखंडे जी ये आपके सिलेबस में नहीं है। चलिए जी आगे चलते हैं। कृष्ण और शंकर पंडित ये आते ही आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी जीवनी, अभी तक हम ग्रंथ कर रहे थे दोनों, संगीत रत्नाकर और संगीत पारिजात, और अभी हम कर रहे हैं कृष्ण और शंकर पंडित जी की जीवनी। ये मैंने हाईलाइट कर रखा है यहाँ पे। उम्र ये 96 वर्ष तक जिए थे। 1893 से लेकर 1989 तक ये जिंदा रहे थे और संगीत के प्रकांड पंडित थे ये। और बाकी सारा जो है आप इसको याद कर लेना। इसमें कोई हाँ, इनके जो द्वारा रचित पुस्तकें हैं, क्रमिक पुस्तक मलिका, वो आज भी सबसे ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है बेटा, क्रमिक पुस्तक मलिका ये हर संगीतज्ञ के पास अवेलेबल आपको मिलेगी। और अभिनव राग मंजरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है जो उन्होंने लिखी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके हिसाब से ही आज तक रागों का गायन चलता आ रहा है। ठीक है, कृष्ण और शंकर पंडित आगे आगे लिखा है, ये सारा कुछ कर लेना आप। इनके द्वारा जो बुक्स हैं, संगीत विद्यालय की स्थापना की है, इनको जो पुरस्कार मिले हैं, इनकी मृत्यु हुई है। मुख्य पुरस्कार इनके क्या हैं? इनको पद्म भूषण मिला है, संगीत नाटक अकेडमी का, तानसेन सम्मान, संगीत भीष्माचार्य, आकाशवाणी सम्मान, शिखर सम्मान, गान महर्षि थे ये, और स्वर विलास, ये सब इनको मिले हैं सम्मान। तो ये बहुत बड़ी बात है बेटा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ टाइम थ्योरी ऑफ रागास। रागों का समय सिद्धांत जो है उसका ऐतिहासिक विवेचन करना है। तो रागों के समय सिद्धांत के बारे में बहुत मोटी मोटी बात यह है कि उत्तर भारतीय संगीत पद्धति में रागों का प्रयोग काल, दिन और रात्रि के 24 घंटे के 2 भाग करके बांटा गया है। पहला भाग 12 बजे दिन से रात के 12 बजे तक का है, दोपहर के 12 से लेके रात के 12 तक, और दूसरा भाग है रात के 12 से लेके अगले दोपहर के 12 बजे तक का। तो जो पहला भाग है उसे पूर्वांगवादी कहते हैं, दूसरे भाग को उत्तरांगवादी कहते हैं। ठीक है बच्चे, सप्तक का पूर्वांग भाग और सप्तक का उत्तरांग भाग, ये हमने इसको बता दिया यहाँ पे। सभी ग्रंथकारी बात से सहमत हैं। ये आपको लिखा हुआ है, रागों का समय निर्धारित है। इसमें ये कहते हैं कि रेधा कोमल, रेधा शुद्ध और गनी कोमल वाले स्वरों से राग, इनका समय निर्धारण होता है रागों का। इसमें जैसे रे और धा कोमल लगते हैं, जैसे भैरव है तो सुबह के टाइम गाया जा रहा है ना। रेधा शुद्ध, रेधा तीव्र स्वरों वाले राग, मतलब शुद्ध वाले, ये तो कोमल थे ना, ये इधर वाले, ये शुद्ध वाले हैं, तो इनका समय अलग तरह से है। गनी कोमल जिनमें लगता है वो अलग तरह के राग होते हैं, उनको अलग समय पर गाया जाता है। तो ये इसमें बताया गया सब कुछ। ये आपने इसमें लिखा है, इसको देख लीजिएगा। संधि प्रकाश मतलब 4 से 7 के बीच में, है ना। इसमें सूर्यास्त का 4 से 7 है और सूर्योदय का 4 से 7 है।
ठीक है समय, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए बेटा, ठीक है। और रे शुद्ध वाले राग हैं, ये भी यहाँ पे बता दिया है। गहनी कोमल वाले राग हैं, इनके बारे में बता दिया है। राग गायन में मध्यम का महत्व क्या है, ये अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है आपको 3 से 4 नंबर का, कि राग गायन में मध्यम स्वर का क्या महत्व है, म का। तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। रागों के गायन में मध्यम यानी म स्वर का विशेष महत्व है। मध्यम स्वर प्रयोग से पता चल जाता है कि यह राग दिन का है या रात का है। जिन रागों में मध्यम तीव्र का प्रयोग होता है वे राग शाम या रात को गाए बजाए जाते हैं, और जिन रागों में शुद्ध म लगता है वो प्रातःकाल और दिन में गाए बजाए जाते हैं। जैसे कल्याण, यमन कल्याण है, जैसे उसमें तीव्र म लगता है, वह राग रात में गाया जाता है। कल्याण यानी यमन राग से संबंधित है ये बात, यमन कल्याण। और राग बिलावल में शुद्ध म लगता है तो वह दिन में गाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। अब राग मालकोस है, इसका संपूर्ण परिचय है, ये आप कर लेंगे। ये आता है 6 नंबर का आ जाता है, 4 नंबर का भी आता है, तो इतना बड़ा आपको लिखना पड़ेगा। इसमें विशेष लगाव है, विशेष स्वर समुदाय है, ये इसके आप कर लेना। जो मेन जो नोट्स इसमें लगते हैं, किस तरह का माहौल है इसका गाने का, ये आप कर लेना बेटा। ये जो SS के साइन लगे हुए हैं, इसका मतलब अवग्रह है, एक तरह से हम रुकते हैं जिस नोट पे, ये उसको हाईलाइट करता है, इसको बोलते हैं अवग्रह। इसका आलाप दिए हैं, आप 3-4 नहीं तो 2 आलाप तो कम से कम कर लीजिएगा, और 2 तान कर लेना इसकी। ये नीचे साइन जो लगा होता है बेटा, इसका ये मतलब होता है कि एक साथ गाए जाते हैं। नी सा गा मा, नी सा गा मा। अभी ऐसे नहीं बोलते उसको, नी सा गा मा, ऐसे नहीं बोले, नी सा गा मा धा नी सा नी, इस तरह से गाते हैं, तो ये तान कहलाती है। आगे धमार ताल की 1 गुण 2 गुण है। देखिए कल जो मैं इस वीडियो में शॉर्ट्स मैंने बनाया था, उसमें आपको थोड़ा सा आइडिया दिया था। जैसे क धीट धा आ ग तीट तीट ता आ, ये है ताल। अब यहाँ पर क्या है कि आपको इसकी दुगुन करनी है। ये तो है ठाह, जिसको हमें कहेंगे 1 गुण, ठाह को 1 गुण भी कहते हैं। अब यहाँ पर हम इसको दुगुन करना है, तो हमने क धी इन 2 अक्षरों को इस एक मात्रा में ले आए, और ट धी को इसके नीचे ले आए, और ट धा को इसके नीचे ले आए, आग को यहाँ ले आए, टीट 5वें पे ले आए, टीट 6ठे पे ले आए, ता आ 7वें पे ले आए। अब ये तो अच्छा है कि चलो यहाँ पर ये ख़त्म हो रहा है कि चलो एक ता पे ख़त्म हो रहा है, लेकिन ता के बाद अगर मान लो ये ना होता, ये 13 ही मात्रा के ताल होते सिर्फ, तो पहली मात्रा को साथ जोड़ देते तो होता आ क। आ और क दोनों आपस में जुड़ जाते, आ और क ये दोनों आपस में जुड़ जाते। समझ रहे हैं आप मेरा मतलब? तो इस तरह से आपको दुगुन लिखनी है। जब आपको तिगुन लिखनी आएगी तो आप एक अक्षर में 3 लिख देना। ये देखिए किस तरह से बनाया है। यहाँ पर थोड़ा सा ये ऊपर चला गया, ये देखिए कैसे, ठीक है, इस तरह से ये लिखा है। ये देखिए ये 4-4 के बोल लिखे हैं, चौगुन कर दी है। ये 3-3 के बोल हैं, आगे इसमें तिगुन कर दिए, ठीक है बेटा। ऐसे ही झपताल है, ऐसे ही दूसरी तालें हैं, रूपक भी हैं, ठीक है बेटा। ये देखिए धमार, ये सब मैं धीरे धीरे करके चला रही हूँ, आप इसमें देखते रहना। ये धमार ताल है, ठीक है। धमार ताल की तिगुन और चौगुन कर रखी है यहाँ पे। और ये देखेंगे हम रूपक की भी दे रखी इस तरह से। देखिए ये आ गई यहाँ पे चौगुन, ठीक है। चौगुन में हमने 4-4 नोट्स को एक साथ लिख दिया, ये धाधा नीति। देखिए इस तरह से आपको करना है, मतलब आप समझ गए हैं बात। एक अक्षर में 3 नोट, 2 नोट, 4 नोट, इस तरह से आपको लिखने हैं, ठीक है। ये देखिए झपताल, धीना धी धीना, तीना धी धीना। अब धीना इधर आ गया, धी इधर आ गया, नाती नाती, नाधी नाधी, धीना यहाँ आ गया, फिर यहाँ से शुरू हो गया। अगर धी ना होता, सिर्फ ना से शुरू कर होते तो ना के बाद ये अक्षर पहले आ जाता। इस तरह से आपको करना है, ठीक है।
ये चौगुन है इसकी। ये राग भैरव का छोटा ख्याल है। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको याद कर लेना, ठीक है। और ये गाया हुआ है जैसे जागो मोहन प्यार गा मा धा पा धा मा धा धा, इस तरह से ये आपको लिखना है। अब बड़े गुलाम अली खां जी का जीवन परिचय है यहाँ पे, ये आ जाता है आपको सिलेबस में। ठीक है बेटा, बड़े गुलाम अली खां जी का ये भी आप कर लेना, ठीक है। फयाज़ खां जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, क्योंकि इसमें बारे में एक एक दो नंबर के क्वेश्चन आते ही हैं। फयाज़ खां का कल में क्वेश्चन कर रहे थे जिसमें था कि ये कौन से घराने से, तो मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा था, ये आगरा घराने से है ये। तो यहाँ पर हमारा ये डॉक्यूमेंट सारे ख़त्म होते हैं। बेस्ट ऑफ लक बेटा, जितना टॉपिक था मैंने आपको सारा करवा दिया, आपका जितना सिलेबस है। हाँ, एक क्वेश्चन हमारे पास एक्स्ट्रा आता है कि किसी भी एक कोई भी आजकल का जो प्रचलित गायक है उसके बारे में आप लिखिए। तो आप लिख सकते हैं, मैं आपको एक अलग से शॉर्ट्स बना के यूट्यूब का अच्छे से आपको थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कर दूँगी। और कौशिकी चक्रवर्ती जी हैं, जैसे आजकल उनका गायन बहुत प्रसिद्ध हो रहा है और वो नया घराना शुरू करने वाले हैं 3 पीढ़ी का, तो उनके बारे में आप लिख सकते हैं आजकल के नए कलाकारों में। उसके ऊपर 6 नंबर का क्वेश्चन पीछे 1-2 बार आया है कि उनके बारे में बताइए, वो ये जानना चाहते हैं कि म्यूज़िक से कितना जुड़े हुए हैं। तो इस तरह क्वेश्चन आपको आएगा तो उनके बारे में आपको बताना पड़ेगा। जैसे कौशिक चक्रवर्ती जी हैं, ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की ही गायिका हैं और इनका जो घराना है जो कुछ है वो सारा कुछ आपको आप यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको सारा डिटेल में मिल जाएगा। ये आपको करना है बेटा। ये क्वेश्चन आजकल आ रहा है, पिछले साल भी ये क्वेश्चन आया है। तो ये अगर किसी ऐसे क्वेश्चन के ऑप्शन में आता है जो आपको नहीं आता है तो आपको बहुत काफ़ी हेल्प हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और आप इसको पढ़िए। आपके पास 2 दिन और हैं अभी, और बेस्ट ऑफ लक बेटा, तैयारी कीजिए। ओके, बाय बाय।